चलिए चलते हैं, आपको आपके स्कूल के ज़माने में लेके चलता हूँ जब आप एक स्टूडेंट हुआ करते थे। तो आपने देखा होगा उस टाइम क्लासेस में बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए रहते हैं। कुछ ग्रुप तो नॉर्मल रहते हैं पर कुछ ग्रुप राइवलरी यानी दुश्मनी वाले ग्रुप्स रहते हैं। ऐसे ग्रुप्स के बीच में राइवलरी बहुत जोर शोर रहती है, जिसके कारण वो स्कूल में बहुत चर्चे में भी रहते हैं। अब आपने ये भी नोटिस किया होगा कि कुछ बच्चे ऐसे भी रहते हैं जो इनमें से किसी ग्रुप के मेंबर नहीं रहते हैं। उनका ये मानना रहता है कि एक न्यूट्रल स्टैंड लेते हुए सभी के साथ अच्छा तालमेल रख के स्कूल की ज़िंदगी आराम से काटी जा सकती है। अब ऐसे लड़के भले ही किसी ग्रुप के साथ शामिल ना हो, लेकिन अनऑफिशियली अगर हम देखेंगे तो वो किसी न किसी एक राइवलरी ग्रुप के ज़्यादा क्लोजर रहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे भी सिचुएशन आता है कि कोई ग्रुप मान लीजिए इन बच्चों पे बुली या फिर उनको परेशान करना शुरू कर दे, तो ये बच्चे क्या करेंगे? ऐसे देखा जाता है कि वो बच्चे या तो उसके राइवल ग्रुप में शामिल हो जाते हैं या फिर उसके ज़्यादा करीब आ जाते हैं ताकि उन्हें दूसरे ग्रुप से बुली ना होना पड़े। अब आप इंडिया को ऐसा एक बच्चा समझ लीजिए और आप यूएसए, पहले के ज़माने की सोवियत यूनियन और आज के ज़माने के चाइना को ग्रुप के लीडर्स समझ लीजिए। अब हम इंडिया, यूएस और चाइना के कॉन्टेक्स्ट में बात करने वाले हैं। इंडिया जो आज तक एक नॉन अलाइंड या फिर न्यूट्रल कंट्री था, वो ये मानता था कि सभी कंट्रीज़ के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना के आगे बढ़ा जा सकता है। वो रसिया के साथ जितना अच्छा दोस्त था, वो यूएसए के साथ भी उतना अच्छा दोस्त था। और चाइना के मामले में उसका ये मानना था कि चाइना के साथ भले ही कितना टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स क्यों ना हो, वो ट्रेड की बात करें तो चाइना के साथ एक नॉर्मल ट्रेडिंग रिलेशनशिप रख के आगे बढ़ सकता है। लेकिन उसको आजकल चाइना से जैसे सिग्नल्स मिल रहे हैं, इससे इंडिया टेंशन में आ चुका है कि वो करे तो क्या करे। क्या वो ऑफिशियली यूएसए के ग्रुप में शामिल हो जाए या फिर न्यूट्रली रहकर अपना संघर्ष जारी रखे? मैं आज इस वीडियो के जरिए यही डिस्कस करने वाला हूँ। मैं एनालाइज करूँगा कि इंडिया की भलाई न्यूट्रल रहने में ही है या फिर ऑफिशियली टीम यूएसए ज्वाइन कर लेने में है। लेकिन इससे पहले थोड़ा हम हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तब उसका इंटरनेशनल स्टेज में स्टैचर कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था। इंडिया एक नया नया इंडिपेंडेंट कंट्री था और उसको एक गरीब राष्ट्र भी माना जाता था। उसी समय के आसपास यूएसए और रशिया के बीच में कोल्ड वॉर भी शुरू हो गई। ऐसे में इंडिया और इंडिया जैसे कुछ डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ने मिलकर ये ठान लिया कि वो ना तो यूएसए की टीम को ज्वाइन करेंगे, ना ही सोवियत यूनियन की टीम को ज्वाइन करेंगे, बल्कि न्यूट्रल ही रहने में उनकी भलाई है। तो इसको ही हम नॉन अलाइंड मूवमेंट बोलते हैं। ये नॉन अलाइंड मूवमेंट की नींव 1955 के बांदुंग कॉन्फ्रेंस में रखी गई थी और 1961 में इसको फॉर्मलाइज किया गया था। इसके फाउंडर इंडिया, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, इजिप्ट और घाना थे और इसमें मेंबर्स जुड़ते गए और आज के डेट में तकरीबन 120 मेंबर्स का ये नॉन अलाइंड मूवमेंट का ग्रुप है। तो सिलसिला चलता गया और हम आए 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर में। इस वॉर में पाकिस्तान को सपोर्ट मिला यूएस की तरफ से, तो इंडिया को भी एक सुपर पावर की सपोर्ट ज़रूरत था, तो हमें सपोर्ट करने के लिए आ गया सोवियत यूनियन। तभी से हमारा सोवियत यूनियन के साथ एक अच्छा दोस्ती बन गया। फिर सिलसिला आगे चलता रहा और हम आके पहुँचे 1991 में। 1991 में दो बातें हुई। एक ये कि सोवियत यूनियन वीक हो चुका था और गिर गया, और दूसरा ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंडिया उस समय अपने मार्केट्स को ओपन कर दिया, जिसको हम लिबरलाइजेशन बोलते हैं। इससे यूएस को एक अपॉर्चुनिटी दिखी इंडियन मार्केट में। उस दिन से 1991 से यूएस धीरे धीरे इंडिया के ज़्यादा करीब आने लगा और आज की डेट में यूएस इंडिया के एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेचुरल अलाई और स्ट्रैटेजिक पार्टनर भी है। तो अभी तक इंडिया का ये पॉलिसी था कि वो सभी के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करते हुए आगे बढ़े। लेकिन पिछले महीने की चाइना की गुस्ताखियाँ की वजह से ना सिर्फ इंडिया को परेशानी आ गई है, बल्कि चाइना के बहुत सारे पड़ोसी राष्ट्र का भी चाइना सरदर्द बन चुका है। ये पड़ोसी राष्ट्र हैं जापान, वियतनाम, फिलीपींस इत्यादि। चाइना के साथ इनका प्रॉब्लम साउथ चाइना सी को लेकर है और इंडिया के साथ चाइना का प्रॉब्लम लद्दाख वाले एरिया में है। और दुनिया के किसी भी जगह में कोई फाइटिंग हो और यूएस उसके अंदर ना घुसे, ऐसे कभी हो सकता है क्या? तो इस साउथ चाइना सी वाले फाइटिंग में यूएस ने भी अपना गमछा डाल दिया है और यूएसए भी बार बार संकेत दे रहा है कि इंडिया को ऑफिशियली उसके टीम में आ जाना चाहिए।
तो आज के डेट में इंडिया के सामने ये मुद्दा खड़ा हो चुका है कि इंडिया को ऑफिशियली टीम यूएस ज्वाइन कर लेना चाहिए या फिर न्यूट्रल ही रह के जैसे चल रहा है वैसे चलने दे। तो पहले हम बात करेंगे कि इंडिया का न्यूट्रल रहने में ही क्यों भलाई है। पहला पॉइंट, क्यों इंडिया को न्यूट्रल रहने में भलाई है। देखिए, आज के डेट में न्यूट्रल रहने से इंडिया सबके साथ एक नॉर्मल रिलेशनशिप मेंटेन करके आगे बढ़ सकता है। एक ग्रुप में रहने से आपको उस ग्रुप के द्वारा डिक्टेट होना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए किसी ग्रुप का मेंबर हो और आपका उस ग्रुप के बाहर एक लड़के के साथ दोस्ती है, लेकिन आपके ग्रुप वाले वो लड़के को पसंद नहीं करते हैं, तो आपका उस लड़के के साथ दोस्ती भी अफेक्ट हो सकती है। पर अगर आप न्यूट्रल है, किसी ग्रुप के मेंबर नहीं है, तो आप अपने मन के हिसाब से किसी से भी दोस्ती कर सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट होता है न्यूट्रल स्टैंड लेके रहने का। सेकंड पॉइंट है, दोस्त दोस्त ना रहा। तो आज के डेट में इंडिया के जो बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं जो सोवियत एरा के टाइम से बने हुए हैं, जैसे कि वेनेजुएला, ईरान, रसिया वगैरह, ये सब आज के डेट में यूएसए के दुश्मन जैसे हैं। तो अगर आज के डेट में इंडिया टीम यूएसए ज्वाइन कर ले तो इन सब से इंडिया की दोस्ती खतरे में आ सकती है। अगर इंडिया न्यूट्रल रहे तो वो बात नहीं रहेगी। तीसरा पॉइंट है कि अगर इंडिया न्यूट्रल रहती है तो वो एक मोरल हाई ग्राउंड में है। अब देखे होंगे कि कोई भी लड़का या कोई भी आदमी किसी भी ग्रुप का मेंबर ना हो और एक न्यूट्रल स्टैंड लेके चल रहा है तो उसका बाकियों के बीच में रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा रहता है। अगर वो किसी ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है तो वो रेस्पेक्ट थोड़ा सा डोलमडाल हो जाता है। वैसे ही आज के डेट में इंडिया का रेस्पेक्ट इसीलिए भी है क्योंकि इंडिया एक नॉन अलाइंड या फिर न्यूट्रल स्टैंड लिया हुआ है। अगर वो टीम यूएसए ज्वाइन कर लेता है तो ये जो रेस्पेक्ट है इस पे आंच भी आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर इंडिया टीम यूएसए का अलाई बन जाता है तो ये चाइना को एक ओपन संदेश चला जाएगा कि मैं अभी तो यूएसए के साथ हो गया, तुम क्या करना है कर लो। तो इससे चाइना का जो गुस्सा है वो अभी अगर थोड़ा कंट्रोल में है उस समय ज़्यादा होने की संभावना है इंडिया के प्रति। तो ये बात को भी इंडिया को ध्यान में रखना पड़ेगा। हम बोलते हैं कि नॉन अलाइंड रह के आपको किसी ग्रुप में ज्वाइन नहीं करना चाहिए, लेकिन हम अगर देखेंगे ये जो नॉन अलाइंड मूवमेंट है ये क्या है, ये भी तो एक ग्रुप ही हुआ ना, और ये कोई ऐरा गैरा ग्रुप नहीं है। अगर हम देखेंगे वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्रुप है यूनाइटेड नेशंस का ग्रुप, उससे नीचे आएंगे तो सेकंड सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है वर्ल्ड में, वो है नॉन अलाइंड मूवमेंट का ग्रुप जिसमें 120 मेंबर कंट्रीज हैं। तो एक तरीके से इंडिया ऑलरेडी एक ग्रुप में है, तो उसको फिर ये ग्रुप या वो ग्रुप ज्वाइन करने की जरूरत ही क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब हम बोलते हैं कि इंडिया को टीम यूएसए ज्वाइन कर लेना चाहिए या फिर यूएसए के ग्रुप में आ जाना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है। इसका एक ये मतलब ये हो सकता है कि इंडिया को नेटो ज्वाइन कर लेना चाहिए, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर इंडिया नेटो ज्वाइन करती है तो उसको नेटो में सोल्जर्स भी भेजना पड़ेगा। नेटो दुनिया के बहुत सारी जगह में अपना सोल्जर्स भेजती है, जिससे इंडिया को भी वहाँ पे अपना सोल्जर भेजना पड़ेगा। और जिस देश के साथ इंडिया का कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है वहाँ पे भी इंडिया को अपना सोल्जर्स भेज के फाइट करना पड़ेगा। ये बात इंडिया को पसंद नहीं है, इसलिए आज के डेट में इंडिया नेटो ज्वाइन करने के लिए इतना उत्सुक नहीं है। और सिर्फ सोल्जर भेजने की बात नहीं, अगर आप नेटो ज्वाइन करते हो तो आपको फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन भी देना पड़ता है। तो ये दो चीज़, सोल्जर भेजना और फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन, ये मैन एंड मनी, ये आज के डेट में इंडिया शायद रेडी नहीं है। अब आखिरी पॉइंट, क्यों इंडिया को न्यूट्रल रहना चाहिए और यूएसए की टीम में शामिल नहीं होना चाहिए। चाइना एक्सपेक्ट कर रहा है कि यूएस का जो करेंसी है यूएस डॉलर, वो किसी भी मूवमेंट गिर सकता है, और जब गिरेगा तो छोटी मोटी नहीं गिरेगा, वो डायरेक्ट 30 to 40% गिर सकता है। और ऐसे केस में जो करेंसी सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा वो है चाइना का खुद का करेंसी RMB। तो अगर उस समय इंडिया यूएस का पार्टनर है, यूएस के टीम में शामिल है, तो इंडिया भी लूज़ करेगा। तो ये भी एक इंडिया को सोचने वाली बात है। अब हम आते हैं उन पॉइंट्स पे कि इंडिया को टीम यूएसए क्यों ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि इंडिया ऑफिशियली भले ही टीम यूएसए को ज्वाइन नहीं किया हो, लेकिन अनऑफिशियली वो यूएसए का ऑलरेडी एक पार्टनर है।
वो यूएसए का एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर है और एक नेचुरल अलाई भी है। बस इस रिश्ते को अब एक स्टाम्प मारने की ही देर है। सेकेंड पॉइंट कि इंडिया को क्यों टीम यूएसए ज्वाइन कर लेनी चाहिए, यह है कि अगर इंडिया टीम यूएसए ज्वाइन कर लेती है तो ये एक इंडिया के द्वारा एक बड़ा इंटेंट होगा कि हम भी अभी दुनिया के एक बड़े प्लेयर्स में से हो गए हैं। 1947 में इंडिया का इंटरनेशनल पोजीशन में इतना ज़्यादा ओहदा नहीं था, लेकिन आज की डेट में इंडिया का आप इकोनॉमी देखेंगे तो वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है और इंडिया का इंटरनेशनल मैटर्स में एक ताकत भी आ चुका है। तो अगर इंडिया टीम यूएसए ज्वाइन कर लेती है तो ये एक इंडिया का अपना एक इंटेंट दिखा रही है वो कि हम भी अभी एक बड़े प्लेयर बन चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इंडिया का पाकिस्तान के साथ तो रिलेशनशिप हमेशा खराब ही चलने वाला है और अभी धीरे धीरे हम ये देख रहे हैं कि चाइना के साथ रिलेशनशिप धीरे धीरे बिगड़ रहा है। तो ऐसे केस में इंडिया को क्या ज़रूरत है? इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पार्टनर की ज़रूरत है। तो अगर इंडिया टीम यूएसए ज्वाइन कर लेती है तो उसको यूएसए की बेस में एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री सपोर्ट भी मिल जाता है। इसका फ़ायदा क्या होगा कि पाकिस्तान तो छोड़िए, चाइना भी अगर इंडिया के तरफ कुछ चुगलीबाजी करने को सोचे तो वो कम से कम 2 बार सोचेगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आज नहीं तो कल इंडिया चाइना के साथ compete करने वाला है, तो इंडिया को चाइना के साथ compete करने में हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी और ये हेल्प आ सकता है यूएसए और दूसरे वेस्टर्न वर्ल्ड से। तो इसलिए लोग बोलते हैं कि इंडिया को यूएसए के साथ भी पार्टनर कर लेनी चाहिए। 5th पॉइंट ये है कि अगर इंडिया ऑफिशियली यूएसए का अलाई बन जाता है तो उसको यूएसए से वेपन्स इंपोर्ट करने में भी फ़ायदा रह सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल ये है कि इंडिया यूएसए से डिस्काउंटेड रेट पे वेपन्स इंपोर्ट कर सकता है। ये एक इंडिया को बहुत बड़ा एडवांटेज भी रहेगा। आपने सुना होगा फरवरी में इंडिया और यूएसए ने $3 बिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिससे इंडिया यूएसए से कुछ हेलीकॉप्टर्स परचेज करेगा। तो अगर इंडिया यूएसए का अलाई होता है तो इस डील में कुछ उसको डिस्काउंट्स या फिर कुछ बेटर ऑफर भी मिल सकता है। तो ये फ़ायदा है इंडिया का यूएसए का अलाई बन जाने में। 6th पॉइंट क्यों इंडिया को टीम यूएसए में आ जाना चाहिए, ये कि इंडिया को अभी ग्रो करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या चाहिए? उसको चाहिए इन्वेस्टमेंट्स। अगर इंडिया यूएसए का अलाई बन जाता है तो उसको यूएसए से जो इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे और सिर्फ यूएसए नहीं, यूएसए के जो अलाई हैं जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड, उनसे भी इन्वेस्टमेंट और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जो इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी बात भी हो जाएगी। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। 7th पॉइंट है कि जब इंडिया ने 1961 में नॉन अलाइंड मूवमेंट क्रिएट किया था, वो नॉन अलाइंड मूवमेंट क्रिएट क्यों किया गया था? उस समय इंडिया जानता था कि वो खुद पावरफुल नहीं है और वो दूसरे जो भी अंडर डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ एक सॉलिडारिटी रख के ये मूवमेंट क्रिएट किया था। तो दैट मूवमेंट वाज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ शोइंग सॉलिडारिटी एंड कोऑपरेशन। पर आज के डेट में इंडिया को चाहिए क्या? इंडिया को चाहिए स्पीड ग्रोथ। तो वो स्पीडी ग्रोथ के लिए सॉलिडारिटी एंड कोऑपरेशन तो सही है, लेकिन उसको ज़्यादा चाहिए इन्वेस्टमेंट्स एंड हेल्प ऑफ वेस्टर्न पावर्स। तो इसीलिए ये भी हम बोल सकते हैं कि इंडिया को नॉन अलाइंड मूवमेंट से ज़्यादा अभी टीम यूएसए और वेस्टर्न वर्ल्ड की ज़रूरत है। और आखिरी पॉइंट ये कहना चाहूँगा कि पहले के ज़माने में जब इंडिया न्यूट्रल स्टैंड पे भी था लेकिन सोवियत रूस के ज़्यादा करीब था, उस समय इंडिया के पास ऑप्शन था कि वो या तो रशिया की टीम ज्वाइन कर ले या फिर यूएसए के ज़्यादा करीब आ जाए। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो 2 बड़े सुपर पावर है, एक है यूएस और एक है चाइना। आपको क्या लगता है कि इंडिया का चाइना के पास जाने का ऑप्शन है? मुझे तो नहीं लगता है। तो इंडिया के पास बचा सिर्फ एक ही ऑप्शन जो है टीम यूएसए। तो इंडिया का ये भलाई है कि वो टीम यूएसए को ज्वाइन कर ले। तो ये सब मेरा थॉट्स था कि इंडिया को क्यों न्यूट्रल रहना चाहिए या फिर इंडिया को क्यों टीम यूएसए के साथ हो जाना चाहिए। आपको क्या लगता है? क्या आप मेरे इस पॉइंट्स के साथ एग्री करते हैं? अगर आप करते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइए। अगर आप डिसएग्री करते हैं तो आप किस बात पे डिसएग्री करते हैं ये मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन के जरिए बताइएगा। तो इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।